गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम मार्गन्थों को ही पढ़ेंगे। जो मार्गन्थों का जो पिछला वीडियो था उसी का सेकंड भाग ये है। हमने जब यथार्थवाद की बात की थी, जब यथार्थवाद हम समझ रहे थे मार्गन्थों के अनुसार, तो मार्गन्थों यथार्थवाद का कुछ विश्लेषण करता है। वो विश्लेषण हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि वो मार्गन्थों यथार्थवाद का विश्लेषण किस प्रकार करते हैं, क्योंकि वो कुछ चीज़ें या कुछ नीतियाँ और बताते हैं जो यथार्थवाद के विश्लेषण के लिए उपयोगी है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मार्गन्थो यथार्थवाद का विश्लेषण करते हुए वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 3 मूल नियम होते हैं। कितने नियम बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के? 3 मूल नियम बताते हैं। 3 मूल नियम बताते हैं। वो कहते हैं कि जो पहला नियम है वो है, किसी भी राष्ट्र यानी कि कोई भी राष्ट्र है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेता है, वो अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, जो उसके राष्ट्रीय हित कौन कौन से हैं, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक को ध्यान में रखते हुए ही भाग लेता है। यानी कि पहला नियम क्या है? किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रीय हित उसके सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक विस्तार में निहित है। यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग ले रहा है तो कहीं ना कहीं उस राष्ट्र को अपने जो राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय हित कौन से? सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक, इनका विस्तार करना होता है। वो इनके विस्तार को ध्यान में रखते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेता है। वो चाहता है कि उसके सामाजिक संबंध अच्छे हो, उसके भौगोलिक विस्तार हो, उसका आर्थिक विस्तार हो, जो उसकी व्यापार नीति है उसका विस्तार हो। वो चाहता है कि उसका जो व्यापार है वो बढ़े। इसको ध्यान में रखते हुए ही वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेता है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पहला मूल नियम है मार्गन्थव के अनुसार। दूसरा नियम क्या बताता है कि जो राष्ट्रीय नेता होते हैं, जो किसी भी राष्ट्र के जो नेता होते हैं, जो राष्ट्र नेता होते हैं, वो क्या करते हैं? राष्ट्रीय हितों को प्राप्ति के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेते हैं। कि उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो राष्ट्र हित को प्राप्त करना होता है। ठीक है। और जो तीसरा मूल नियम है कि कोई भी नेता भाग लेता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेता है। वो देखता है कि यदि संबंध उसके पक्ष के हैं, शक्ति संतुलन उसके लिए अच्छा है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेता है। यदि शक्ति संतुलन उसके विपरीत है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग नहीं लेगा। वो शक्ति संबंधों को, शक्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए, जो उसके अंतर्राष्ट्रीय देशों से संबंध है उनको ध्यान में रखते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 3 मूल नियम हैं जो मार्गन्थो बताता है। 3 प्रकार की विदेश नीतियों की भी चर्चा करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्र भाग लेते हैं उनकी विदेश नीतियाँ 3 प्रकार की होती है। पहले जो विदेश नीति की बात करते हैं वो होती है यथास्थितिवादी नीति। यथास्थितिवादी नीति वो राष्ट्र अपनाते हैं जो पहले से ही महाशक्ति है या जिनका प्रभुत्व विश्व में चलता है। वो ये चाहते हैं कि जो उनका प्रभुत्व इस समय विश्व में है वो बना रहे। जैसे अमेरिका है जो महाशक्ति है, वो ये चाहती है कि वो हमेशा उनका प्रभुत्व बना रहे। जिस प्रकार आज का विश्व ऑर्डर है उसी प्रकार का विश्व ऑर्डर हमेशा बना रहे, इस प्रकार की विश्व व्यवस्था बनी रहे और उस विश्व व्यवस्था में जो उसका प्रभुत्व है वो बना रहे, उसके प्रभुत्व को कोई चुनौती नहा दे। वो यथास्थिति बनाए रखना चाहती है। तो इस प्रकार की जो नीतियाँ, जो विदेश नीति का निर्माण कौन से राष्ट्र करते हैं? जो महाशक्तियाँ होती है, जो विश्व में अपना प्रभुत्व बना चुकी है, वो ये चाहती है कि उनका प्रभुत्व बना रहे, उसके प्रभुत्व को कोई भी राष्ट्र चुनौती नहा दे। दूसरे प्रकार की विदेश नीति होती है साम्राज्यवादी विदेश नीति। इस प्रकार की विदेश नीति का सारा वो राष्ट्र लेते हैं जो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते हैं। साम्राज्य विस्तार मतलब अपना क्षेत्रफल का विस्तार करना चाहते हैं, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं विश्व के अंदर। अब उनकी वो स्थिति नहीं है कि वो प्रभुत्व स्थापित है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनका प्रभुत्व स्थापित हो और विश्व में उनकी बात सुनी जाए। तो वो क्या करते हैं? साम्राज्यवादी नीतियों का जो विदेश नीति होती है उसका समर्थन करते हैं। वो इसके लिए क्या करते हैं? युद्ध का सहारा भी लेते हैं। इस प्रकार की नीति का समर्थन कौन करता है विश्व में इस समय? चीन वगैरह। तीसरे प्रकार की नीति होती है प्रदर्शनवादी नीति। कौन सी? प्रदर्शनवादी विदेश नीति। इस प्रकार की नीति का प्रयोग वो राष्ट्र करते हैं जो उभर रहे हैं। वो हमेशा जो भी अपनी शक्ति होती है उसका प्रदर्शन करने की सोचते हैं। जो भी अपनी सेना होती है या जो भी उसकी रक्षा से संबंधित जो भी शक्ति होती है वो विश्व के सामने प्रदर्शित करने की सोचते हैं, उसका बड़ा चढ़ा के प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि विश्व में भी उसको स्थान मिले, विश्व के मीडिया में उसको स्थान मिले, जो विश्व की व्यवस्था है उसके अंदर उसको तवज्जो मिले और विश्व के जो राष्ट्र है उसको कम से कम जानने लगे कि वो भी विश्व में आने वाली उभरती महाशक्ति है। तो वो क्या करते हैं? हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार 3 प्रकार की विदेश नीति बताई है मार्गन्थोव ने, यथास्थितिवादी, साम्राज्यवादी और प्रदर्शनवादी।
इसी प्रकार शांति के भी 3 प्रकार बताते हैं कि शांति 3 प्रकार से स्थापित की जा सकती है। पहला नियंत्रण द्वारा, दूसरा रूपांतरण द्वारा और तीसरा राजनयन या कूटनीति द्वारा। नियंत्रण द्वारा यानी कि नियंत्रण द्वारा में वो कहते हैं कि निःशस्त्रीकरण है, सामूहिक सुरक्षा है, शक्ति संतुलन है। ये यदि ध्यान में रखे जाए तो शांति हो सकती है। रूपांतरण द्वारा विश्व सरकार की स्थापना कर दी जाए कि पूरी संरचना का ही रूपांतरण कर दिया जाए तो। लेकिन जो ये दोनों प्रकार है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो किसको मानते हैं? राजनयन या कूटनीति को। मार्गन तो सबसे महत्वपूर्ण राजनयन या कूटनीति को मानते हैं। वो कहते हैं कि जो कूटनीति होती है वो शांति स्थापित करने में सबसे व्यवहारिक साधन है। कूटनीति क्या कहलाती है? वार्ता के चालाकीपूर्ण चालों को कूटनीति कहा जाता है। कि जो आप वार्ता करते हो किसी भी राष्ट्र से, उसमें आपकी कितनी चालाकी है कि आप अपने हिसाब से उस राष्ट्र को, अपने जो देश की संरचना है, जो आपके देश की आवश्यकता है, उसके अनुसार आप कितना ढाल सकते हो उस राष्ट्र को, वो क्या कहलाती है? कूटनीति कहलाती है। कि यदि आप विश्व की संरचना को, विश्व व्यवस्था को ऐसी कूटनीति के माध्यम से अपने अनुसार ढाल सको तो वो क्या कहलाएगी? यदि वार्ता ऐसी करते हो तो वो क्या कहलाएगी? कूटनीति कहलाएगी। इसके 9 नियम बताता है मार्गन। तो कितने नियम बताता है? 9 नियम बताता है। पहला नियम है कि धर्म से राजनीति को अलग होना चाहिए। धर्म से राजनीति को अलग होना चाहिए। जिस प्रकार मैकियावेली कहता है कि धर्म और राजनीति को अलग होना चाहिए, उसी प्रकार मार्गन्थो भी कहता है कि धर्म को राजनीति से अलग होना चाहिए। धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय हैं, इन पे अलग अलग बात होनी चाहिए। ये नहीं कि राजनीति के बात करे हो आप उसमें धर्म को हावी बना दो। धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग होने चाहिए। दूसरी जो जो नियम बताता है, विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित होनी चाहिए। किसी भी राष्ट्र की जो विदेश नीति निर्मित हो रही है उसमें सबसे प्रमुख उसका राष्ट्र हित होना चाहिए। यदि वो राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति बना रहा है तो वो राष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रगति करेगा। तीसरा जो नियम है कि स्थायी हितों के लिए कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। किसी भी राष्ट्र को अपने स्थायी हितों के लिए कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, यानी कि अपनी सुरक्षा के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। चाहे छोटा राष्ट्र है चाहे बड़ा राष्ट्र है, उसको अपने सुरक्षा के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। चौथा जो नियम बताता है कि अस्थायी हितों के लिए समझौता कर लेना चाहिए। अस्थायी कौन से हित है? सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हित। इनके लिए उसे समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से ही वो अपने व्यापार को बढ़ाएगा, अपने सामाजिक संबंधों को बनाएगा, अपने सांस्कृतिक संबंध हैं उनको विश्व में बढ़ाएगा। तो अस्थायी हितों के लिए समझौते पर तैयार रहना चाहिए, जबकि जो स्थायी हित होते हैं उनके लिए कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। जो 5वां नियम बताता है कि दूसरे राष्ट्रों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये आपके ध्यान में होना चाहिए कि दूसरे राष्ट्र के भी कुछ हित हैं। जब आप संबंधों का निर्माण कर रहे हो तो अपने राष्ट्र हितों के साथ साथ आप उसके हितों को भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखोगे, तभी आपके संबंध ज़्यादा अच्छे से निर्मित होंगे। छठा जो नियम बताता है वो कहते हैं कि राष्ट्र को या महाशक्ति को कभी भी किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व पूर्णतः नष्ट नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसका पूर्णतः अस्तित्व ही नष्ट कर दिया। किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व पूर्णतः नष्ट नहीं करना चाहिए। 7वां नियम बताता है कि जो कमज़ोर राष्ट्र होते हैं उनको स्वतंत्र विदेश नीति कभी भी नहीं बनाने देनी चाहिए। जैसे कि आपका कोई भी पड़ोसी राष्ट्र है जो छोटा राष्ट्र है, वो कमज़ोर राष्ट्र है, तो आपको ये होना चाहिए कि यदि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं तो आपका ये दायित्व बनता है या आपको इस प्रकार की नीति बनानी पड़ेगी कि वो कम से कम स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण नहीं कर सके। जैसे यदि भारत की बात करें तो भारत उपमहाद्वीप में बड़ा राष्ट्र है, दक्षिण एशिया में बड़ा राष्ट्र है, तो भारत को ये होना चाहिए कि जो छोटे राष्ट्र हैं वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण ना कर सके। वो भारत के अनुसार, भारत जिस प्रकार की विदेश नीति का निर्माण चाहता है उन राष्ट्रों से, उस प्रकार की विदेश नीति का निर्माण उनसे करवाना चाहिए, तभी भारत का प्रभुत्व बना रहेगा। 8वीं जो विशेषता बताता है कि सेना को राजनीति से किसी भी राष्ट्र की जो सेना होती है उसको राजनीति के अधीन ही होना चाहिए। कभी भी सेना को स्वतंत्र अस्तित्व नहीं देना चाहिए, वो हमेशा राजनीति के अधीन रहनी चाहिए। 9वीं जो विशेषता बताता है, जो नियम बताता है, सरकार को नेता की भांति कार्य करना चाहिए, सेवक की भांति नहीं। सरकार जो होती है उसको हमेशा नेता की भांति कार्य करना चाहिए, उसको सेवक की भांति कार्य नहीं करना चाहिए। अब हम कूटनीति की बात कर रहे हैं तो कूटनीति की चर्चा कर लेते हैं। कूटनीति कुछ प्रकार की होती है, प्रकट कूटनीति, अप्रकट कूटनीति। प्रकट कूटनीति यानी कि जो दिखाई देती है कूटनीति, जो आप चल रहे हैं विश्व में, जैसे कि हम गुटनिरपेक्षता का पालन करते हैं,
हम पंचशील सिद्धांत विश्वास करते हैं, तो ये कौन सी कूटनीति है? प्रकट कूटनीति। कुछ कूटनीति होती है जो अप्रकट होती है, जो दिखाई नहीं देती, उसकी क्या कहते हैं? अप्रकट कूटनीति। गन बोल्ट डिप्लोमेसी। गन बोल्ट डिप्लोमेसी ये होती है कि आप किसी भी राष्ट्र को डराते हुए कार्य करवाना चाहते हो। जैसे 1971 के युद्ध के अंदर अमेरिका ने अपने जो जहाजी नौबेड़े थे उनको हिंद महासागर में खड़े करके भारत को डराया था कि आप पाकिस्तान से युद्ध वापस ले लीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। तो ये कौन सी डिप्लोमेसी कहलाती है? गन बोल्ट डिप्लोमेसी कहलाती है कि आप किसी भी राष्ट्र को डराने के लिए आप बैकअप देते हो। पिंग पोंग डिप्लोमेसी, इसके अंदर चीन ने ये कूटनीति का प्रयोग किया था। उसने क्या किया था? खेल के माध्यम से अपने जो कूटनीतिक संबंध है उसको स्थापित करने की कोशिश की थी, तो उसे क्या कहते हैं? पिंग पोंग डिप्लोमेसी। डायोस्पोरा कूटनीति, यानी कि जो भी राष्ट्र हैं वो क्या करते हैं कि जो जैसे अमेरिका से भारत को संबंध बनाने हैं, तो भारत क्या करेगा कि अमेरिका के अंदर जो भारतीय रहते हैं उनसे संबंध उनके माध्यम से अमेरिका के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करता है। तो वो कौन सी कूटनीति कहलाती है? डायोस्पोरा कूटनीति। तो ये मार्गन्थोव ने अपने यथार्थवादी सिद्धांत का विश्लेषण किया था कि वो कूटनीति के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने के लिए 3 मूल नियम बताए हैं, 3 प्रकार की विदेश नीतियों की चर्चा की है, 3 प्रकार के शांति के प्रकार बताए हैं। तो ये इनका विश्लेषण है। अब इनकी आलोचना भी होती है कि इन्होंने जो यथार्थवादी सिद्धांत दिया, इसकी आलोचना होती है। तो आलोचना में क्या है कि इन्होंने मानव प्रकृति का एक पक्षीय चित्रण किया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा इन्होंने जो सहयोग का जो पक्ष होता है उसकी अवहेलना की है। और स्टेनल हॉफमैन तो इनकी आलोचना करते हैं कि ये पावर मैनिज्म या एकल शक्तिवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ शक्ति की बात करते हैं, सहयोग की बात कभी नहीं करते। तो ये इनकी आलोचना भी